आप ऑनेस्टली बताएं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हैं क्या आपके सिलेबस से रिगार्डिंग हो, मैथ्स वगैरह ठीक है, या दुनियादारी से संबंधित या कुछ भी आपके ऐसे मन में सवाल है जिनका जवाब आप चाहते हो? फिर क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कर पाए 10th में, फिर यार आप 11th में क्या करोगे, फिर 12th में क्या करोगे? कहने का मतलब यह है कि मूर्खों की सभा में जाकर अगर आप ज्ञान की बातें करते हो तो आप वहां पर मूर्ख कहलाओगे, अकेले सिंगल। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक गांव रहता है, वो गांव में एक ना हाथी वाला आता है, और इस गांव की खास बात रहती है कि यहाँ पे जो इस गांव के जो निवासी रहते हैं सारे के सारे वो दिव्यांग रहते हैं। अब यही चक्करबाजी आती है कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती है तो सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता क्योंकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इन चीजों को पहचानने की जरूरत होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चक नाचूर। इस बात का कोई लेना देना नहीं है आपके इस डिस्कशन के साथ। थोड़ा आते आते मन किया, एक एकदम से डायलॉग स्ट्रक किया माइंड में, तो मैंने बोल दिया। वैसे बात भी अच्छी है, बोलते हैं कि यार बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बबूल का पेड़ भी तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि वो मतलब एक तो इतना लंबा इतना ऊंचा होता है कि उसके फल इतनी ऊंचाई पे लगते हैं कि उसको कोई खा नहीं सकता, और दूसरा उसका पेड़ इतना ऊंचा होता है, उसकी पत्तियां भी इतनी ऊपर लगती है कि नीचे छांव भी नहीं होती। तो एक दूसरा डायलॉग इसी सेंस में था, मैंने बोल दिया फिलहाल, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा होना इतनी बड़ी बात नहीं है, महान होना बड़ी बात है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं बोलने आ रखा, अभी तो मैं आपसे ही बोलने आ रखा हूँ कि 10th की मैथ्स वगैरह क्या इतनी टफ होती है क्या, क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगा रखा है। ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैं कि टफ होती है, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईजी होती है। एक क्वेश्चन मार्क है, एक डिस्कशन है बस आपके साथ यार। जो जनरल डिस्कशन मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में ना आए। मैं इसीलिए मैं सिर्फ इस बात पे भरोसा नहीं रखता कि मैं आऊँ आपको चैप्टर्स पढ़ा के चले जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं, ये वाली चीजें इन बिटवीन द लाइन्स होती हैं, चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ये चीजें चैप्टर्स के दौरान नहीं डिस्कस की जाती। मेरे मन में बहुत बार ख्याल आते हैं कुछ बातें बोलने के आपके अपने चैप्टर पढ़ाते समय, लेकिन फिर रहता है कि यार चलो छोड़ो, बच्चा अभी पढ़ने के उद्देश्य से आया, या जो है उसका कल एग्जाम है, अभी पढ़ रहा होगा, पहले तो पढ़ता है नहीं मेरे से। तो फिर तब मैं सोच के उस समय बातें नहीं बोलता। अभी की बातें ऐसी नहीं होती कि मैं आपको कुछ बहुत ऐसी चीज बिल्कुल एकदम क्रक्स बोला, एक डिस्कशन होता है, एक कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के साथ। जैसे मुझे याद आ रहा है अभी कि जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मुझ में ना मतलब एक देखो, हर क्लास में 10th क्लास में आने वाले बच्चे में मेरा ये मानना है कि एक्साइटमेंट तो रहता है। अगर नहीं है तो प्लीज उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। देखो, एक नर्वसनेस रहती है, एक फियर रहता है, एक फोबिया रहता है। किसी किसी को अच्छा लगता है कि यार मैं 10th में आया, मैंने बहुत, जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो मैं ना मतलब जब मैं छोटी क्लासेस में था, जब मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं सच में मेरे लिए 10th एक बहुत बड़ा मतलब एक माइलस्टोन टाइप का होता था। मैं सोचता था कि 10th में जाके बोर्ड होता है, ये होता है, वो तो रहता है, आपको भी शायद होगा। इस लेवल का एक्साइटमेंट रहता है कि जब मैं 10th क्लास में पहुंचा ना, तो जब मैं 10th की जर्नी थी, मतलब शुरुआत के एक आध दो महीने जो होते हैं समर वेकेशन वगैरह, ये मैं पता नहीं करता था, ऐसे कोई भी मिलता था ना मुझे, लड़का वगैरह ऐसे कोई भी, मतलब यंगस्टर्स जो मिलते थे 20 22 25 15 16 17 साल के, कोई भी मतलब जिनका 10th हो चुका होता था, भैया दीदी टाइप, मैं उनसे मिलता था कभी भी, चाहे वो अनजानी क्यों ना हो। ऐसे कभी, जैसे मुझे याद आ रहा है फंक्शन में मैं मिला एक बार, क्या होता था ना पहले ना, सिलेंडर, अभी तो घर में होम डिलीवरी होती है सिलेंडर की, मुझे याद आ रहा, तो उस समय वो जो सिलेंडर होता है ना गैस की, वो सिलेंडर को भरवाने के लिए पर्टिकुलर जगह जाना पड़ता था अपने इलाके में, वहाँ पे सिलेंडर का ट्रक आता था, तो वो सिलेंडर देते थे। मुझे याद आ रहा कि वहाँ भी एक बंदा मिला मुझे, वो मैं उनसे भी यही पूछ रहा हूँ कि 10th में कितनी परसेंट आई। फंक्शन में कोई मुझे मिल रहा है 10th में कितनी परसेंट, ये बिल्कुल लिटरली मेरी आंखों के सामने है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों से कहीं भी कोई मिलता था, मैं उनसे ना थोड़ी बहुत बात करता था, 2 मिनट के बाद मैं घूम के आता था कि 10th की कितनी परसेंट है, मुझे ऊपर से नीचे तक देखता था ये क्या बोलना चाह रहा है यार, ये क्या मतलब, ये क्या 10th की परसेंट करके, ऐसा है। तो एक रहता था, मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता था। अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है एक्साइटमेंट की, ये नहीं कि बस आप पूछते हो तो ये आप एक्साइटेड हो, ऐसा नहीं। तो अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कई बच्चों के लिए क्यों एक फोबिया बन जाता है मैथ से यार। कईयों को लगता है कि सर हम 10th में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें साइंस वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, सोशल साइंस बहुत बढ़िया, हिंदी बहुत बढ़िया, हमारा सपना भी है कि एक अच्छी परसेंटेज लाएं। देखो, ऑल मैं आपको रियलिटी बता दूं कि इन परसेंटेज से होता तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो भी जाता है। देखो, किस सेंस में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ वो समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, पहले वो सुनो, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक गांव रहता है, वो गांव में एक ना हाथी वाला आता है, और इस गांव की खास बात रहती है कि यहाँ पे जो इस गांव के जो निवासी रहते हैं सारे के सारे वो दिव्यांग रहते हैं, वो आंखों से देख नहीं पाते थे, ब्लाइंड रहते हैं, देख नहीं पाते थे, उनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था। वो हाथी वाला उस गांव में जाता है, और उस गांव में जब वो जाता है तो बोलता है हाथी वाला आया, हाथी वाला आया। लोग आते हैं कि भाई ये क्या होता है, हाथी क्या होता है, हमें तो पता नहीं चलता हाथी क्या होता है, हाथी कैसी चीज होती है। तो उसने कहा कि यार हाथी होती है। अब वो भी उसमें पड़ गया, ट्रबल में आ गया कि कैसे करके इन्हें हाथी समझाऊं मैं, क्योंकि जो देखेंगे दिखेगा तो समझ में आता है हाथी क्या होता है, आपको बोलूंगा हाथी क्या होता है, आप समझते हो हाथी क्या है, एलिफेंट क्या होता है। तो ऐसे ही करके वो, अब वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हम समझने की कोशिश करते हैं हाथी क्या होता है। 5 7 लोग रहते हैं। एक बंदा बोलता है समझ में आ गया हाथी किसे कहते हैं। हमने बोला किसे कहते हैं हाथी, उसने पूछा हाथी वाले ने। उसने कहा ये जो जैसे केले का पत्ता होता है ना, बस सेम वैसे ही हाथी होता है।
ठीक है, अच्छा दूसरे वाले के पास गए, दूसरे वाले ने बोला मैंने भी समझ लिया हाथी कैसा होता है, इतना बड़ी बात भी नहीं है। हाथी जैसे वो खंबा हमारे गांव में वो लगा हुआ है, वो पोल आपने रखा हुआ है, वैसा ही हाथी होता है। ठीक है, किसी के पास गए, हाथी क्या होता है, सबने अपने अपने तरीके से हाथी को डिफाइन किया। कोई कह रहा है कि यार हाँ हाथी ठीक है, वो डंडा जैसा होता है ना, एक डंडा नुकीला सा डंडा जैसा हमारा होता है, जिससे हम खेत वगैरह वो करते हैं, कुदाल वगैरह इसे कहते हैं, बस वैसा हाथी होता है। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से हाथी को डिफाइन करना चालू किया। ये जो पहला आदमी था जो कहता है कि हाथी केले के पत्ते ऐसा होता है, उसने हाथी के कान को पकड़ा था, वो समझता है कि हाथी केले के पत्ते ऐसा होता है। दूसरा कहता है पत्ते जैसा नहीं यार, वो पेड़ जैसा होता है, जो खंबे वाली बात कर रहा था, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया था गलती से जाके। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो कहने लग गया हाथी तो झाड़ू की तरह, जैसे आगे झाड़ू होता है वैसा टाइप का होता है। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने, जिसने कुदाल बोला था उसने हाथी का दांत पकड़ा था, तो उसे लगा था हाथी वैसा होता है। तो हर की नजर में, हर का पॉइंट ऑफ व्यू में हाथी वो था। क्या वो गलत थे? अपने हिसाब से वो सबके सब सही थे। लेकिन आप सच बताएं कि हाथी को कौन सही तरीके से जान सकता है, जिसने एक एक पिक्चर में, पूरी कंप्लीट पिक्चर में हाथी को देखा हो। अगर आपको भी मैं हाथी की पिक्चर्स को स्प्लिट करके एक पिक्चर लूंगा, उसको अलग अलग तरीके से फाड़ के दूंगा, आपको बोलूंगा हाथी है, तो गलत नहीं है, वो हाथी ही है। लेकिन उस हाथी के अलग अलग हिस्से हैं, जब तक आप उस प्रॉपर चीज को एक प्रॉपर एक फ्रेम में नहीं देखते तब तक आपको समझ नहीं आता। अभी भी समझ नहीं आया आप लोगों को? वैसे तो दूसरी कहानी सुनाऊं क्या? दूसरी सुन लो फिर एक। सर कहानी सुना रहा है भाई, ऐसा ही है यार, देखो फ्लो में निकलती रहती है, मैं सोच के नहीं आ रहा कि क्या करना। मैंने पहले ही कहा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ आपको बहुत बड़ा लेक्चर वगैरह देने वाला हूँ, नहीं है यार, ये कम्युनिकेशन गैप को फिल करने की कोशिश है मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसी तरह की बातें मैं करता हूँ हमेशा, स्टूडेंट के साथ वही आपके साथ कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी और सुनो, तभी आपको जो मैं अगली बात कहने वाला हूँ वो समझ पाओगे आप, अदरवाइज मतलब ही नहीं होता मेरा वो कहने का। वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक इंसान बोलता है कि यार यार ये ना मतलब जो दूध होता है ना यार, ये बहुत मतलब बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दूसरे वाले ने दूध का कभी नाम ही नहीं सुना था, दूध यानी जिसे मिल्क कहते हैं, उसने कभी सुना ही नहीं था कि यार दूध क्या होता है, उसको पता ही नहीं था, दूसरी भाषा का लोग था, उसके वहां दूध जैसी चीज नहीं होती थी। और किस्मत से वो जिस आदमी को इस बात बता रहा था वो भी दिव्यांगी था, वो भी नहीं देख पाता था। उसने कहा कि दूध जो होता है वो सेहत के लिए, उसने कहा दूध कैसा होता है दूध। अब उसने कोशिश की, उसने अपने एंड से समझाने की कोशिश की दूध कैसा होता है, आप समझे कैसा होता है। उसने कहा दूध यार वैसे ही तो होता है, वो जो दूध सफेद सफेद रंग का होता है। उसने कहा सफेद क्या होता है, क्योंकि उसने सफेद भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि उसने वो, मैंने जैसा कि कहा कि वो भी दिव्यांग थे, आंखों से देख नहीं पाते थे। उन्होंने कहा सफेद क्या होता है, तो मुझे भी और बड़ी मुसीबत, क्योंकि अब तो रंग पहचानने वाली बात है, दूध तो एक बारी के लिए फिर भी कुछ हो सकता था, टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन तो सफेद रंग को कैसे समझाया जाए। उसने कहा, लेकिन वो थोड़ा जुझारू था समझाने वाला, अच्छा टीचर था। उसने कोशिश की समझाने की, उसने कहा सफेद जैसा बगुला होता है। उसने कहा बगुला क्या होता है भाई ये? उसने कहा यार बगुला, बगुला आप तो जानते हो ना बगुला क्या होता है, बगुला वो जो मछलियां वगैरह करता है बगुला, ठीक है, बको ध्यानम वाला। उसने कहा बगुला, उसने कहा यार बगुला भी, ये तो और फंसा दिया यार, बगुला अब तक तो चलो सफेद तक थी बात, अब बगुला उसने कहा यार बगुला भाई वैसा होता है ना जिसकी ना गर्दन ना ऐसी होती है, आपने देखा होगा। तो अब वो कैसे समझाया उसको, तो उसने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, उस व्यक्ति का जो देख नहीं पता था, उसने अपना हाथ ऐसे बनाया और उसको बोला कि मेरे हाथ को ऐसे टच कर, ऐसा होता है बगुला ऐसा। उसने कहा ओ भाई समझ गया, अभी समझ गया। उसने कहा क्या समझा? उसने समझा कि दूध ऐसा होता है, ये समझ में आया। आप समझे बात को? तो ये होता है, इस तरीके से चीजें डिस्टॉर्ट करती हैं अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाए। इसलिए मिस कम्युनिकेशन होना बहुत बेकार होता है यार। कई बार मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है, जब कोई बच्चे पूछते हैं ना मेरे से कुछ चीज के जवाब, क्वेश्चन या कुछ भी चीज पूछते हैं, कई बार मैं अनआंसर्ड रहता हूँ, देता हूँ, मैं उन्हें आंसर नहीं देता उस चीज का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आंसर देने के चक्कर में चीज को डिस्टॉर्ट कर देते हो, फिर सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा होता है कई बार। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आपके दिमाग में कई बार ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन होने चाहिए जिनका जवाब आपको नहीं मिला। आप ऑनेस्टली बताएं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हैं क्या, आपके सिलेबस से रिगार्डिंग हो, मैथ्स वगैरह ठीक है, या दुनियादारी से संबंधित या कुछ भी आपके ऐसे मन में सवाल है जिनका जवाब आप चाहते हो कि कभी कोई एक ऐसा इंसान आपको मिले जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, जो आप उससे पूछ सको। कुछ ऐसे सवाल आपके मन में है क्या? अगर नहीं है तो अच्छी बात नहीं, ऐसे होने चाहिए कुछ सवाल आपके मन में कि ऐसे जिनका जवाब आप नहीं चाहते, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप जानते हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो आज तक। जरूरी नहीं हो साइंस के, मैथ्स के वगैरह के सवाल हो, जीवन के सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अब मैं आता हूं अपने इस पॉइंट पर। ठीक है, शायद आप समझ चुके होंगे कि चीजों को हमें मल्टी डायमेंशन होकर समझना है। क्लास विद मैथ्स इज वेरी टफ। ये टफ इजी सब कुछ है। ये 10th आपकी वो क्लास है, मैं अपनी ऑनेस्टली बात करूं, जब मैं 10th क्लास में आया तो मैंने सही मायनों में जो मैथ सीखी 10th से सीखी, सच में लिटरली। 9th क्लास के चैप्टर का मुझे नाम वगैरह भी कुछ ढंग से याद नहीं है कि क्या होते हैं, बिल्कुल याद नहीं है। 10th के बाद आप कुछ भी पूछ लो, 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमएससी फर्स्ट सेकंड, कुछ भी पूछ लो उसके बाद सब पता है। मतलब पता है अच्छा खासा, सब पता है बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है पता है मतलब।
लेकिन 10th से नीचे का 9th नहीं आता। लेकिन अभी मैं फिलहाल पढ़ाता हूँ 6-7 के बच्चों को, थोड़ा सा मैं ऐसी एक अपने उससे एंड से थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने से, पढ़ा लेता हूँ उन बच्चों को, तो क्योंकि मुझे मजा आता है थोड़ा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपका फाउंडेशन तैयार करती है, सही मायनों में नींव तैयार करती है आपकी। कैसी नींव तैयार करती है, क्योंकि अगर एक बारी में आपने 10th की मैथ्स को अच्छा कवर कर लिया ना, तो आप उसके बाद 11th में आपको इंटरेस्ट के तहत पढ़ोगे आप। 10th तक बच्चा मजबूरी में पढ़ रहा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, चीजें होती हैं। वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार अच्छे ट्यूटर्स नहीं हो पाते जो उनको इवॉल्व करवा सके, सिर्फ किताबों से बाहर ले जाकर उनको पढ़ा सके, ऐसी चीजें नहीं अवेलेबल हो पाती। तो बच्चा जैसे तैसे 10th तक पढ़ लेता है। मैं मानता हूँ जिस बच्चे ने 10th तक पढ़ लिया और वो मेरे पास एक बार आ जाए कैसे भी करके, मैं उसका इंटरेस्ट जगा के रहूंगा। 10th से लेकर 11th 12th में आगे, बस 11th तक मुझे उसे थोड़ा इंटरेस्ट जगाना है। 12th में वो अपने आप हल्ला मचाता है कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसे वाले। फिर 12th के बाद फिर बोलने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ ड्रिवन हो जाती हैं चीजें। तो इसीलिए 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें टफ जैसी चीजें नहीं है। टफ में क्या आना चाहिए आपको, मैं मानता हूं कि टफ उसके लिए जिसको थोड़ा प्लस नहीं आता करना, माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, डिवाइड नहीं आता करना। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम कहें कि यार हमें नहीं आती तो इसीलिए हम नहीं पढ़ पाएंगे। बेसिक्स खराब है, नहीं होते बेसिक बेसिक कुछ भी चीज ऐसी कुछ भी नहीं होती। मैं तो 10th को अब पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। एक आध साल मैंने थोड़ा ऑफलाइन पढ़ाया था, लेकिन मैंने ज्यादा 11th 12th वगैरह को पढ़ाया और इससे ऊपर की क्लासेस को पढ़ाया। तो मैं 12th क्लास के बच्चे को भी ये मानता हूं कि उसके लिए थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ती है 11th की ट्रिग्नोमेट्री वे वो, सो थोड़ा बेसिक्स की जरूरत पड़ती है कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट लाइन नाम का एक चैप्टर थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए। उतना मैं मानता हूं बेसिक्स है 11th 12th वाले बच्चों के लिए, उसमें भी 12th वालों के लिए। भाई 10th तो जीरो लेवल है, जीरो। मैं किस सेंस में कह रहा हूं समझो इस सेंस, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस का बहुत ज्यादा ज्ञान होने की कोई खास जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं जरूरत पड़ती भी है तो टीचर ढंग के अगर अगर हैं ऐसे वाले, वो पीछे की चीजों को कनेक्ट करके आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लाके समझा देंगे। क्या दिक्कत है इतनी, 10-5 मिनट लग जाते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो अगर आप 10th में हो और मैथ्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप देखा करो लेक्चर्स। मैंने अभी हाल ही में आपने देखा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक फिनिश किया। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कोई भी चैप्टर को आप उठा के देखो, वन शॉट्स है। और वन शॉट मेरे ऐसे नहीं बनते कि स्प्लिट करके आधे घंटे का आज बनाया कल आधे घंटे का बनाऊंगा। वन शॉट है, टाइम रहता है यहाँ पर, टाइम देखा करो आप, जहां से चालू होता है जहां तक खत्म होता है, विदाउट एडिटेड, कुछ भी एडिटिंग नहीं होता, कुछ भी स्प्लिट नहीं होता उसमें से। वो आपको एकदम रॉ वीडियो देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ताकि आपको क्लासरूम वाला फील आ सके। और जितनी एनर्जी मेरी तरफ से जा रही है उतनी एनर्जी आपकी तरफ से भी जा रही है जब आप पढ़ रहे हो, तो वो सेम बैलेंस रहे, इसीलिए मैं भी एक ही शॉट में बनाता हूँ। बाकी आप उसे स्प्लिट करके पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होती है कि जैसे 10th पढ़ लो, कुछ छोटे मोटे बेसिक्स आ गए, छोटे मोटे आ गए, कि जैसे कुछ ऐसी जरूरत आ गई कि a की पावर m a की पावर n को हम समझते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि भाई ये तुम्हारे बेसिक्स कमजोर है, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा 10th, तो गड़बड़ है फिर। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कर पाए 10th में, फिर यार आप 11th में क्या करोगे, फिर 12th में क्या करोगे। इसलिए ऐसे बच्चे, अगर आपको लगता है कि सर हमें ना अच्छे से पढ़ना है, चीजों को अच्छे से समझना है, हमें अभी के लिए नहीं पढ़ना सिर्फ 10th को, 10th में तो हम 100 में 100 ले ही आएंगे, आगे के लिए भी हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना है, हमें एबल प्राइज के लिए पढ़ना है। जैसे नोबेल प्राइज होते हैं ना, अलग अलग फील्ड में मिलता है। मैथ्स में नोबेल नहीं मिलता, मैथ्स में एबल प्राइज मिलता है। एबल एक मैथमेटिशियन के नाम पर उनका है, एबल। आप आगे पढ़ोगे एबेलियन ग्रुप वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती है उन्हीं के नाम पर। तो बस यही बात है, इसको टफ बनाना या इजी बनाना टोटली आपके हाथ पर है। पहले वाली चीजें अलग होती। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होता, अगर आकर मैं आपको कहता कि भाई पढ़ लो ये कर लो फोड़ दो आग लगा दो, ऐसा मैं कह लेता आपको, फिर अल्टीमेटली तो बुक के पास जाना पड़ता है ना आपको पढ़ने के लिए। तब बुक बोलती भाई ले फोड़ ले फाड़ ले या आग लगा ले, क्या कर सकता है कर ले, बुक उसमें बोलती है आपसे निकल निकल के बाहर। लेकिन समस्या यह है कि मैं टीचर हूँ, मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। भाई मैं पढ़ाता हूँ। जब आप ट्रिग्नोमेट्री है ना नहीं आ रही समझ में, तो एक बार प्लीज सर्च करो ट्रिगोनोमेट्री रीस्टार्ट ऐसे करके, प्रणव पांडे क्लास 10th मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री, या चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखो, नहीं मिल रहा कमेंट में बोलो। आप देखो चैप्टर को स्क्रैच उठा, और प्लीज श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होना जरूरी होता है। श्रद्धावान इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अंधश्रद्धा होनी चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोल दिया मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या एक बारी के लिए मेरे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि है नहीं, अभी हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है और तब जाकर आप सोच रहे हो कि यार अब समझ में आएगा, फंसोगे। यूट्यूब ऐसी चीज में फंसोगे, चक्कर यही तो हो गया यहाँ पर। क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं है चेक करने का। आपको श्रद्धा चाहिए, एक लेवल की श्रद्धा चाहिए, मतलब ऐसे ना कि एक बार न्यूट्रल होके पढ़ो। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप छोड़ो कि सामने वाले के मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है या एक सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, आप पढ़ने आ रखे हो, एक बारी में ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, पढ़ना चालू करो, 10 मिनट 15 मिनट मेरी साइकी को समझने में लगाओ। क्योंकि आपने आज तक इतने सालों में पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से पढ़ा होगा, हो सकता है वो गलत तरीके हो, इसलिए आपको मेरा तरीका गलत लगेगा। फिर एक बात याद आती है,
एक बार क्या है ना, आपको पता है कि ऐसे स्टोरी है बहुत लंबी सी, लेकिन मैं इतना लंबा जाऊंगा नहीं क्योंकि वैसे ही पता नहीं कितनी स्टोरी सुना चुका मैं। लेकिन एक छोटी सी बात होती है, अगर कभी आप ना ऐसे लोगों के बीच में जाकर, जहां पर लोग देख नहीं पाते, जो आंखों से देख नहीं पाते, ऐसी जगह पर जाकर अगर आप कहते हो ना कुछ ऐसी बातें, तो आप कहते हो कि यार ये सूर्य कितना अच्छा मस्त सा लग रहा है, कितना अच्छा नजारा है, कितनी अच्छी हरियाली है, आप वहां पर अंधे कहलाओगे, आप वहां पर ब्लाइंड कहलाओगे, आप वहां पे मूर्ख कहलाओगे। कहने का मतलब यह है कि मूर्खों की सभा में जाकर अगर आप ज्ञान की बातें करते हो तो आप वहां पर मूर्ख कहलाओगे, अकेले सिंगल। समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला जुला करके कि अभी हमें समझना यह है कि हम, आपको सिर्फ साइकी मैच करवाने के लिए देखना है कि क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या बातें लॉजिकल हैं, क्या जो मैं पढ़ने आया हूँ क्या उसका रिजल्ट मुझे मिल पा रहा है। अगर रिजल्ट मिल पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इनपुट जितना डाला उतना आउटपुट में मिल पा रहा है, जस्टिफाइड है, टाइम अपना इन्वेस्ट करना जस्टिफाइड है। चीजें ये मैटर ये नहीं करती कि फ्री है कि क्या है। सारी क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट, कई बार नहीं हर समय फ्री ऑफ कॉस्ट जब जब चीजें हुई हैं उनकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। वैल्यू उनकी गिरती है इसलिए क्योंकि उनकी कीमत कुछ नहीं होती। अच्छा हीरा है, डायमंड है, क्यों इतना महंगा है पता है आपको? क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, और इसलिए भी नहीं, इसलिए भी है क्योंकि उसकी वैल्यू को बनाया गया है मार्केट में ऐसा। हीरे की खदान जहां मिलती होगी वहां हीरे एक एक थोड़ा ना मिलते होंगे, बहुत मिलते होंगे, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड अमाउंट में की जाए। इस लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई करने से क्या होता है, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, वो सप्लाई बढ़ाते नहीं और रोकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसकी कीमतें बढ़ती रहती है कि भाई जो बहुत अच्छा खासा वेल्दी पर्सन होगा वो कहता है अभी भी नहीं आया मेरे पास, भाई पैसा फेंकूंगा मैं, आएगा अभी भी नहीं आया और फेंकूंगा, कीमत बढ़ती है। अब यही चक्करबाजी आती है कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती है तो सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता क्योंकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इन चीजों को पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्री चीजें जो मिलती हैं वो अमूल्य भी होती हैं, उनकी कीमत लगाई भी नहीं जा सकती। हीरे की तो कीमत आप फिर भी लगा सकते हो, लेकिन जो सनलाइट आपको मिल रही है उसकी कीमत क्या लगाओगे आप? क्या आप उसे डेवलप कर सकते हो? क्या आप उसे जनरेट कर सकते हो? क्या आप जो ऑक्सीजन वगैरह आती है, देखो ना कीमतें जब लगने लगती हैं तो कैसी कीमतें लगती है। अदरवाइज हमें फ्री में बिल्कुल ऑक्सीजन वगैरह मिल रही होती है, फ्री में इतना कुछ मिला, फ्री में सब कुछ मिला, हार्ट वगैरह सब कुछ मिला। आपको पता है जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, कितनी इजीली चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। साइंटिस्ट ने एक बार रिसर्च की, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार की प्रणाली इंसान के शरीर के अंदर पाई जाती है, हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा कुछ, जो चीजें होती है अलग 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 जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करके एक मैकेनिज्म तैयार किया गया कि एक रोटी डालें और वो रोटी डाइजेस्ट होके फाइनली वो निकले, वो जो जूस वगैरह जो बनता है, जो फाइनली चीज होती है। खून तो खैर अभी भी नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की चीज बने। तो जब इस बात पे काम किया गया तो पता चला कि ये काम करने के लिए मैं पता नहीं कितना बड़ा एक प्लांट चाहिए होगा, तब जाकर वो काम हो पाएगा छोटा सा, कि हमें एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ रोटी को हम थोड़ा डाइजेस्ट करवा पाएंगे उस हिसाब से। लेकिन वो मैकेनिज्म हमारे उसमें चल रहा है, फ्री है। बस यही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप चीजों की वैल्यू करो। कोई चैप्टर समझ नहीं आता देखो, टफ है तो मैं कहता हूं ये टफ है और नहीं भी, ये दोनों डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना ही है, मैं बस एक डिस्कशन करने आया था। कुछ तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं भी आई तो ना समझो यार, जरूरी थोड़ी ना हर बात हम समझेंगे। कुछ बातें होती है आने दो उसे अपने पास, बस चलेगा, बहुत है। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।